नमस्कार, स्मार्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। कोविड-19 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे कोरोना लॉकडाउन से निकलने पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई चीजों पर उनके साथ विचार विमर्श किया। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया और लॉकडाउन समेत अन्य कई मुद्दों पर अपने सुझाव पहुंचाए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे कोरोना लॉकडाउन से निकलने पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई चीजों पर उनके साथ विचार विमर्श किया है। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया और लॉकडाउन समेत अन्य कई मुद्दों पर अपने सुझाव दिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान में प्रदेश में कोरोना के हालातों के बारे में जो जानकारी है वो भी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसको लेकर बातचीत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उनसे कोरोना लॉकडाउन के ऊपर भी आज रणनीति बनाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सारी चर्चा हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन समेत अन्य कई मुद्दों पर अपने सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर उसकी जानकारी भी पीएम तक पहुंचाई है। अब विशेषज्ञों की राय के बाद प्रधानमंत्री ये फैसला लेंगे कि आगे क्या कुछ करना है, किस तरह की रणनीति रहेगी, आगे लॉकडाउन का क्या कुछ करना है, किस तरह से आगे काम होगा, उद्योग धंधों, तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विस्तृत रूप से सारी जानकारी पीएम को दी है। उसके बाद विशेषज्ञों की राय लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और तय किया जाएगा कि देश में आगे किस तरह से क्या कुछ परिस्थितियां रहेंगी और लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आज जो बैठक हुई है उसमें तमाम जो जानकारी है पीएम ने वो जुटाई है। राज्य में किस तरह के हालात बने हुए हैं ये जानकारियां जो हैं मुख्यमंत्रियों के द्वारा प्रधानमंत्री ने जुटाई है। इस बैठक में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं और इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया और लॉकडाउन समेत अन्य कई मुद्दों पर अपने सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना लॉकडाउन से निकलने पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई चीजों पर उनके साथ विचार विमर्श किया। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया और लॉकडाउन समेत अन्य कई मुद्दों पर अपने सुझाव दिए। तो देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। इस बैठक में कोरोना लॉकडाउन को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लॉकडाउन समेत अन्य कई मुद्दों पर अपने अहम सुझाव प्रधानमंत्री को दिए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं कोरोना के कारण उनके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी पीएम तक पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से हालात यहां पर बने हुए हैं, कहाँ ज़्यादा कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। तमाम जो छोटी बड़ी जानकारियां थी वो मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई है। इन जानकारियों के आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी कि 17 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं, उद्योग धंधे क्या कुछ खोले जाएंगे। तमाम जो रणनीति है वो इन जानकारियों के आधार पर ही बन रही है। इसलिए आज ये बैठक की गई थी। प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों के बारे में जानकारी हासिल की है और इस जानकारी के आधार पर ही विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। और इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए।
आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं देते हुए कामना की हमारा देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिन दोगुना चार चौगुनी तरक्की करे। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि आज के ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में सफल परीक्षण कर भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बना था। हम सबका प्राणों से प्यारा भारत दिन दुना रात चौगुना प्रौद्योगिकी और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, सशक्त हो। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर यही शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर देश को सशक्त और आमजन के जीवन को सरल बनाने वाले सभी साथियों का नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर अभिनंदन। प्रौद्योगिकी का उपयोग सदैव मानव कल्याण और खुशहाली के लिए हो। सबका साथ सबका विकास की मूल भावना का प्रसार संपूर्ण विश्व में हो। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी इस कोविड की महामारी में सरकार के साथ खड़ी है, हर दृष्टि से खड़ी है, हर निर्णय में खड़ी है। हमने कई बार, कमलनाथ जी ने समय समय पर पत्र लिखे, समय समय पे अखबार और मीडिया के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को सजेशन दिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमेशा निर्देश दिए कि सरकार और लॉकडाउन के पालनों का नियमों का पालन करना है। और ये भी अनुरोध किया कार्यकर्ताओं से कि जगह जगह लॉकडाउन के अंतर गरीबों को, मजदूरों को और उन व्यक्तियों को जिनको आवश्यकता है आज किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के सहयोग की, तो कांग्रेस पार्टी इसमें बढ़ चढ़कर साथ दे। तो हमारी कोशिश रही हम सरकार के साथ खड़े रहे, हर उसकी प्रक्रिया में हिस्सा बन के उसका सहयोग करें। हमारी कोशिश रही मजदूरों को और गरीबों को राशन व्यवस्था कैसे वितरण हो और इस पर पूरा प्रदेश एकजुट दिखे, इस पर काम करें। पर जैसी अपेक्षा थी मध्य प्रदेश से को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से, प्रदेश को अपेक्षा थी कि मंत्रिमंडल बनेगा और प्रदेश में कार्य का विभाजन होगा, पर उन्होंने मंत्रिमंडल नहीं दिया, पर जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश के नए बना के दिए, राजनीतिक स्वार्थ दिया और राजनीतिक मैनेजमेंट दिया। प्रदेश को अपेक्षा थी कि अधिक से अधिक दवाखाने खुले, मेडिकल इक्विपमेंट सही हो, पीपीपी किट मिले और जो कर्मचारी इस युद्ध को लड़ रहे हैं उनकी जीवन की सुरक्षा का सहयोग मिले। तो दवाखाने के जगह दारू खाने मिले, दवाखाने नहीं मिले। प्रदेश को उम्मीद थी कि इस लॉकडाउन में नागरिकों को छूट मिलेगी, कई प्रकार के सहयोग के साथ, पर नागरिकों को छूट नहीं मिली, पर अपराधियों को छूट मिली, बलात्कारियों को छूट मिली, पुलिस को, किसानों को गोली मारने को छूट मिली। प्रदेश को अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि उद्योग धंधे चालू होंगे, पर उद्योग धंधे चालू किसी प्रकार से नहीं हुए ग्रीन जोन में। पर चालू हुआ तो ट्रांसफर उद्योग चालू हुआ। आप देखो कि कोई भी ऐसे गैर जरूरी ट्रांसफर, जैसे आरटीओ के ट्रांसफर, जैसे आईपीएस और आईएएस के ट्रांसफर, रोज नरोत्तम मिश्रा के भाई को पद देना है, तुलसीराम सिलावट के भाई को पद देना है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उपकृत करना है, ये प्रोसेस चलती रही। ये कोरोना की महामारी में इस तरीके से शिवराज सिंह जी ने मैनेजमेंट किया। प्रदेश को उम्मीद रही कि मजदूरों को मदद मिलेगी, पर चुपचाप मजदूरों को मदद नहीं मिली। पर बिना बताए मजदूरों के खिलाफ कानून एक बन गया, जिसमें दमनकारी कानून, जिसमें मजदूरों की और मजदूर संगठनों की कोई भी आवश्यक रूप से जरूरत महसूस नहीं हुई, न विपक्ष से कोई समन्वय महसूस हुआ या कोई कन्वर्सेशन महसूस हुआ। मजदूरों को मदद अलग बात है, पर मजदूरों के खिलाफ कानून बनाना इस सरकार ने प्राथमिकता पे रखा। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार शिवराज सिंह जी किसानों की फसलें खरीदेंगे, कच्ची फसलों का जो फेंकना पड़ रही किसानों का, उनका कोई सर्वे कराएंगे, उसके पर कोई मुआवजे की बात करेंगे, पर ये नहीं हुआ। 7,500 रुपया या 10,000 रुपया पर किसान के खाते में डालेंगे इस खराब दौर में, ये इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने किया कि कर्ज माफी जो कमलनाथ जी ने की थी उस पर बैंड लगा दिया, रोक लगा दी और किसानों से पैसे वसूल करना चालू कर दिया। प्रदेश को उम्मीद थी एक दूरदर्शी एक परिपक्व नेतृत्व की, पर हमें मिला इस 45 दिन में दूरदर्शन का नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व नहीं मिला, दूरदर्शन का, विज्ञापन का। और विज्ञापन के साथ जो जो विज्ञापन में बातें कहते हैं, एक भी जमीनी रूप से अगर
फील्ड में दिखती हो, प्रदेश की जमीन पे दिखती हो, लोगों के हितों में दिखती है, तो मैं शिवराज सिंह जी को चुनौती देता हूं। साथियों, मैं अलग अलग तरीके से आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ट्रांसफर उद्योग मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है, ये सरकार आदरणीय पिछले सीएलपी लीडर शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जो आज गृह मंत्री हैं, इनके कितने वक्तव्य अलग अलग, मेरे पास पूरी फेलिस्ट है, ये मैं बताऊं तो आपके दांतों तले उंगली चबा लेंगे ये लोग। किस तरह की बातें की इन्होंने, और वो कब की, जब 15 साल बाद एक नई व्यवस्था आई थी और उसने ये ट्रांसफर को लेकर नई नीति बनाने की कोशिश की थी। अब जब कोविड को लेकर पूरा प्रदेश त्राई कर रहा है, तब ये ट्रांसफर में लगे हैं। एक दिन मजदूरों की हत्या होती है महाराष्ट्र में, उसी दिन 15 मजदूर पूरे दिन में अलग अलग तरीके से, दूसरे दिन अलग अलग जगह एक्सीडेंट से और भूख से मौत हो जाती है। वहीं भोपाल और छतरपुर में 2 ट्रेनों से करीब 2773 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लाए गए। भोपाल में गुजरात के मोरबी से लाए गए और छतरपुर में हरियाणा में फंसे मजदूरों को वापस लाया गया। यहां से उन्हें बसों के जरिए उनके गृह जिलों के लिए भेजा गया है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख मजदूर लाए जा चुके हैं। इसमें बसों और पैदल चलकर आने वाले मजदूर भी शामिल हैं। इधर कमलनाथ ने फिर से सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश का कोई भी मंत्री अभी तक नहीं पहुंचा बेबस लाचार मजदूरों की सुध लेने। सारे जिम्मेदार नदारद, सारे निर्देश हवा हवाई। सरकार की तरफ से भोजन, खाने पीने, रहने ठहरने और साधन का कोई इंतजाम नहीं है। भीषण गर्मी और सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का सिलसिला जारी है। बेपरवाह सरकार सिर्फ झूठे आंकड़े देकर इन मजदूरों को लेकर झूठी हमदर्दी दिखा रही है। जमीनी धरातल पर कोई व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के शुरू होने के बाद से सियासत गरमाई हुई है। आज बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके शीर्ष नेताओं ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मांग की है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से दे। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था, शासन स्तर पर किए जा रहे प्रयास समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर भी राज्यपाल का ध्यान बीजेपी के नेताओं ने आकर्षित कराया है। जवाबदारी है, उस जवाबदारी से भागने का काम भूपेश बघेल ने किया है इस पूरे दिनों में। आज थोड़ी भी दया, थोड़ी भी व्यथा, थोड़ा भी रहम यदि किसी व्यक्ति के मन में होता तो इस प्रकार के भाव छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में, जो छत्तीसगढ़िया कहलाने में गर्व महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ का मेरा आदमी भूखों मर रहा है, पैदल चलते चलते किसी की जान जा रही है, कोई ट्रक से कुचल के मर रहा है, और हजारों हजार की संख्या में रोज छत्तीसगढ़ प्रवेश कर रहे हैं पैदल चलते हुए। मगर आज तक हम लोगों ने लगातार 5-7 बार मांग करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक बार विपक्ष के साथ बैठकर, सभी विपक्षी दलों के साथ बैठकर अपनी बनाए हुए कार्य योजना के बारे में जानकारी हमको दें, हमसे को विश्वास मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सेवा कार्यों में, राहत के कामों में, मास्क बांटने से लेकर दूसरे जितने भी अलग अलग शिविरों के माध्यम से काम किया है, पूरे व्यापक रूप से कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसमें कहीं भूपेश को पूछने की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम वो सब काम करते रहे हैं, मगर आज की हालत को देखते हुए आज भी कोई कार्य योजना इनकी नहीं है। अंत में हमने कहा कि महामहिम को इस बात की जानकारी दिया जाए। 1,60,000 से ज़्यादा सरकारी आंकड़ों के आधार पे मजदूर अलग अलग 22 से 26 राज्यों में भटक रहे हैं। उनके लिए न बस की व्यवस्था, न ट्रेन की व्यवस्था, न कोई कार्य योजना। अभी तक कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं किया कि 1,60,000 लोगों को लाने के लिए कोई कार्य योजना हमने बनाई है। उस कार्य योजना के बारे में न कोई बात है। दूसरा विषय, गरीब को लूटा जा रहा है। राजस्व बढ़ाने का इससे अद्भुत तरीका कि किसी चीज़ को, कोरोना के लिए यदि लड़ना है तो दारू से पैसा लिया जाए,
दारू पे टैक्स लगा दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी काम के लिए, गौठान के लिए दारू से पैसा वसूला जा रहा है। तो शायद अच्छे नियत से अच्छे काम करना है तो पैसा भी अच्छा होना चाहिए, मगर वहाँ भी गौठान के लिए और इन कोरोना से लड़ने के लिए पैसा लिया जा रहा है। हमने मांग किया है कि मजदूर के बर्तन बिक रहे हैं, मजदूर के गहने, हम उनकी बहनों के, माताओं के गहने बिक रहे हैं, और ये सरकार सिर्फ 5,000 के राजस्व के लिए शराब खोल के बैठी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज शराबबंदी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है। जी पल्लवी, आज बीजेपी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता सारे एकजुट होकर आज राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के मुलाकात करके 5 सूत्री ज्ञापन सौंपे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो, और दूसरी मांगे उनकी हैं कि प्रवासी मजदूरों के साथ बहुत ही सरकार गलत कार्य कर रही है, जिससे मजदूर बहुत बेबस हैं। ये इनकी प्रमुखता में रहा है 2 मांगे, और बहुत ही जोर शोर से कल ये मुद्दा भी उठाने वाली, कल धरना प्रदर्शन भी बीजेपी करने वाली है प्रदेश भर में। धरना प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं जब लॉकडाउन लागू है और लोगों को एक जगह जमा होने की इजाजत नहीं दी जा रही? तो ऐसे में उसमें ये लोग कैटेरिया बनाए, अपने घर पे 2-2 घंटे बाहर मौन रख के जो है प्रदर्शन का रूप देंगे। ठीक है मनोज, यहाँ पर बात ये है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में भी शराब जो है वो बिक रही है और बिक्री हो रही है शराब की। कहीं कहीं तो होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर इन राज्यों में शराबबंदी की मांग कर रही है? देश में छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा शराब को लेके पल्लवी जी बहुत ही मतलब एक अलग यहाँ का रहा हुआ है। शुरू से छत्तीसगढ़ को लोग शराब के मैटर में बोलते हैं कि बहुत शराब के नाते ही प्रदेश पिछड़ा हुआ है, और यहाँ पे और भूपेश बघेल जी चुनाव के समय गंगा जल के उठा के कसमें खाए थे कि शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू करूंगा सरकार बनते ही। उसी बात को बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एफआईआर अब आपके द्वार की नई योजना की शुरुआत आज से हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से पुलिस विभाग को दिए गए और नए आदेशों के बाद आज शहडोल पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला और कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के निर्देशन में एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें डायल 100 फरियादी की ऑन स्पॉट एफआईआर दर्ज कर सकेंगे। अधिकारियों ने अभी से कुछ देर पहले 100 डायल को एफआईआर आपके द्वार योजना से जोड़कर हरी झंडी दिखाते हुए एक वाहन को रवाना किया। इस नई योजना के तहत अब पीड़ित 100 डायल को बुलाने के बाद अपनी शिकायत अपने घर पर ही बता सकेंगे, और वाहन में बैठे प्रधान आरक्षक स्तर का सक्षम अधिकारी भी मामले को दर्ज कर सकेगा। इस वैश्विक महामारी के दौर पे आज जैसा कि आपको मालूम है कि लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी प्रतिबंध किया गया है ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। ऐसी परिस्थिति में कई बार हमारे जो शिकायतकर्ता हैं वो थानों में पहुंचने में असुविधा उनको हो रही है, तो उनको एक सुविधाजनक तरीके से उनकी शिकायत का निराकरण हो, इस संदर्भ में योजना प्रारंभ की है। ये योजना एफआईआर आपके द्वार, इस योजना के अंतर्गत हमारा प्रयास ये है कि जो साधारण किस्म के मामले हैं उन साधारण किस्म के मामलों की एफआईआर सीधे वहीं घटना स्थल पर ही की जाए। इस उद्देश्य से अभी प्रायोगिक तौर पर शहरी क्षेत्र में एक कोतवाली थाना और देहात क्षेत्र में गोहपारू थाना चयनित किया गया है। यहाँ हर शिफ्ट में हमारा एक हवलदार उसमें रहेगा जो सभी जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, लैपटॉप हैं और उसकी जो CCTNS की कनेक्टिविटी है उसके साथ रहेगा, प्रिंटर रहेगा, तो वहाँ मौके पर ही उसकी शिकायत सुनकर उसकी एफआईआर दर्ज कर उनको एफआईआर तत्काल ही मौके पे पंजीबद्ध कर लेगा। अगर घटनाक्रम में यह प्रतीत होता है कि मामला गंभीर किस्म का है, ऐसी परिस्थिति में वो थाने से संपर्क करके किसी एक सीनियर अधिकारी, वो थाना प्रभारी या कोई उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी जाकर गंभीर मामलों की भी हम प्रयास करेंगे कि वो एफआईआर भी वहीं मौके पर की जाए। इस उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है।
इसमें क्या दिक्कतें आती हैं और क्या कैसे रहेगा, इसके अनुसार इसका फिर एक समय सीमा के बाद आकलन किया जाएगा और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस पर फिर विचार किया जाएगा। सर, ये जो 100 डायल अपने पास है, क्या इसमें 100 डायल वाहन का भी उपयोग होगा? बिल्कुल, जैसा मैं FRV 100 डायल FRV बेसिकली ये 100 डायल व्हीकल्स ही कहलाते हैं और इसमें हमने जैसा आपको बताया कि 2 थाने चयनित किए हैं। शहर का एक थाना कोतवाली है और दूसरा थाना देहात का गोहपारू है। ये FRV व्हीकल ही जाएंगे और यही दर्ज करेंगे। मध्य प्रदेश में सबलगढ़ कस्बे के रामपुर रोड पर रहने वाला गोपाल केवट खाड़ी देश ओमान में फंस गया है। जिस कंपनी में वह काम करता है उसने 1 साल से तनख्वाह नहीं दी है। अब माली हालत खराब हो चुकी है, वीजा और पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है। ऐसे में गोपाल की बेटी संजना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने पिता को वापस लाने की मांग की है। रामपुर रोड निवासी गोपाल 1 साल पहले ओमान गए थे, जहाँ वह ओमान सलाला धारज बगीच में रह रहे थे। जिस कंपनी में काम करते हैं उसके मैनेजर ने सैलरी नहीं दी। 24 मार्च को उसका वीजा और पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया। यहाँ परिवार में 4 बेटी, 1 बेटा और पत्नी है जो अब उनके घर वापस आने की बाट जो रहे हैं। इस संबंध में बेटी संजना ने पूरी स्थिति लिखकर प्रधानमंत्री से उसके पिता को वापस लाने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि हमें कोई सहायता न मिलने के कारण हम भूखे मर रहे हैं। हमने इस बारे में करीब 15 दिन पहले नगर पालिका और SDM कार्यालय में भी सूचना दी, लेकिन आज तक हमें किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। आप मेरे पापा को घर पर बुला दे, ओमान कंट्री में फंसे हुए हैं, हम भूखे मर रहे हैं, उनका मालिक पैसे नहीं दे रहा, इसीलिए मेरे पापा घर पे आ जाए, बस इतनी कृपा है। मैं रहती हूँ रामपुर रोड पे छोटी मस्जिद के पास। पापा कहाँ पे? मेरे पापा ओमान में हैं, वहाँ पे उनके पैसे नहीं दिए और 2 साल से पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे भी नहीं भेजा पा रहे थे। हम भूखे मर रहे हैं यहाँ। उनका पासवर्ड भी एक्सपायर हो गया है और वीजा भी खत्म हो गया है। उनका वीजा भी खत्म हो गया है, इसलिए वो मना कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए, आ नहीं पा रहे हैं। हमने SDM कोर्ट में भी कहा था कि अंकल जी हमारी कुछ हेल्प कर दो। नगर पालिका में भी गए थे, उन्होंने किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की। मना कर रहे थे कि यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, इधर उधर भगा रहे थे। बहुत कोशिश की थी, कोई कुछ मदद नहीं कर रहा हमारी। मेरे 6 लड़की हैं, ओमान में फंसे हुए। उनका पापा 2 साल से, 1 साल से तो पैसा नहीं भेजे उन्होंने, उनको पैसा ही नहीं मिले, आ नहीं पा रहे। मैं कैसे इनको बच्चे इनको खिलाऊं पिलाऊं, मेरे तो कोई सहारा ही नहीं है। एक लड़का है वो भी पागल है, मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जो भी दावा करें, लेकिन प्रवासी मजदूर अब भी पैदल आने जाने को मजबूर हैं। गैर प्रांतों और शहरों में फंसे मजदूरों को सुरक्षित ढंग से उनके घरों तक पहुंचाने के शासन और प्रशासन के दावे फेल साबित हो रहे हैं। मजदूर डग्गा मार वाहनों और पैदल ही घरों को निकल रहे हैं। जिलाधिकारी ने मजदूरों को घर तक वाहनों से पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के SDM को देने की बात कही थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। एक और जहां सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार अपील कर रही है, तो वहीं घर जाने को बेताब मजदूर सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बेरसिया रोड पर 60 से ज्यादा मजदूर एक ट्रक में सवार होकर यूपी के सुल्तानपुर जा रहे थे। मजदूरों का कहना है कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक पुलिस ने हमें देखा और आगे जाने दिया। बम्बई जा रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? 60 आदमी। 60 लोग इसमें जब बैठ गए पूरे? हाँ, बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा, क्यों नहीं करा तुमने? तुमको पता है कि इतना व्यवस्था थोड़ी हो पाएगी। हाँ, इतना व्यवस्था थोड़ी हो पाएगी ट्रक में। तो ट्रक में क्या सरकार ने बोला आपको परमिशन दी थी कि आप चले जाएं? नहीं, आने की जगह नहीं था, मगर क्या करें, मजबूरी में आना पड़ा। इनको लाना पड़ा। सरकार से परमिशन ली इस बात की आपने? नहीं, गेट पास बना के रखे थे। गेट पास बनाया? सिर्फ गेट पास बनाया, परमिशन नहीं ली आपने सरकार से कि हम यूपी ले जा रहे हैं? नहीं, परमिशन पता नहीं सकता। परमिशन नहीं ली? नहीं। आपको पुलिस ने नहीं रोका? नहीं, पुलिस वाले बहुत मिले थे, मगर कुछ बोले नहीं, कहीं जाओ। उन्होंने कह दिया जाओ। कहाँ रोका आपको? कहीं नहीं रोका। कहीं नहीं रोका? नहीं। दिन में चला रहे हो गाड़ी की रात में भी चला? रात में भी चलती, दिन में भी चलती। 24 घंटे चला रहे हो गाड़ी? तो कब निकले थे मुंबई से? कल निकला था हमने, कल
परसों रात में निकला था 1-2 बजे। परसों रात में निकले थे? हाँ 2 बजे। रास्ते में कहीं नहीं रुका? नहीं, कोई नहीं रुका। मध्य प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। गुजरात के मोरबी से श्रमिक स्पेशल ट्रेन भोपाल पहुंची। 1383 मजदूरों को लेकर ट्रेन हबीबगंज पहुंची, जहां मजदूरों की जांच की गई। मेडिकल जांच के बाद सभी मजदूरों को बसों के लिए अपने अपने घरों के लिए रवाना किया गया। इनमें से सबसे ज्यादा मजदूर सागर जिले के रहने वाले हैं। ट्रेन से 28 जिलों के मजदूर वापस लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित 4 और मरीज आज ठीक हो गए हैं। उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई है। इनमें 2 सूरजपुर और 2 कवर्धा से आए संक्रमित थे। इसके साथ ही प्रदेश में अब केवल 6 कोरोना पॉजिटिव केस ही रह गए हैं, जिनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। पिछले 3 दिनों में 15 लोगों को एम्स से छुट्टी मिल चुकी है। अब तक कुल 59 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 53 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं आज डिस्चार्ज किए गए सभी मरीजों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना वायरस के 8 नए मरीज सामने आने से जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। वहीं अब तक 8 मरीजों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया है। सीएमएचओ दिव्येश वर्मा ने बताया कि जांच के लिए भेजे गए 40 सैंपलों की रिपोर्ट आई, जिनमें से 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इनमें से 7 प्रवासी मजदूर हैं जो गुजरात से आए थे। कल रात आज हमें 8 की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें से 7 लोग जो है वो कानापुर गांव के हैं, जहां पर गुजरात से आए हुए मजदूर थे, जिनको हमने क्वारंटाइन करके रखा था अभी 3-4 दिन से, और उनके जो सैंपल लिए गए थे उसमें से 7 लोग पॉजिटिव आए हैं और एक अपने खरगोन डीआरपी लाइन से है। हाँ, उसका सुनने में आया कि वो सैलून का काम अपने सरकारी जो पुलिस के जवान हैं उनका काम करता था, तो उसका भी पॉजिटिव आ गया है। बाकी वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ ये 8 आए। अब यहाँ जो डीआरपी लाइन वाला है, इनके कांटेक्ट वाले को ट्रेस करके इनकी सैंपलिंग करना पड़ेगी, और जहाँ जहाँ से मजदूर आ रहे हैं हर ब्लॉक में उनको स्कूलों में रुकाया जा रहा है, और वहीं पर उनकी सारी खाने पीने की व्यवस्था कर रही, और डेली इन लोगों के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। अभी अपने 89 मरीज हो गए हैं और 8 डेथ है, और 52 अपने स्वस्थ होकर चले गए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक की मौत हो चुकी है जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल यूपी से आए कुछ मजदूर रात में खेतों पर सो रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप वाहन मजदूरों को रौंदता हुआ आगे चला गया, जिसमें रणवीर जाटव नाम के मजदूर की पिकअप वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। आज सूचना मिली कि रेला तराई के पास एक व्यक्ति एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया है। मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां जाकर के देखा एक तिरपाल में लपटा हुआ, तिरपाल से थोड़ा खुली थी, लपटा हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था, मृत अवस्था में पड़ा। उसका नाम रणवीर जाटव है, पिताजी का नाम रामसाय जाटव है, उम्र 30 साल है, निवासी ग्राम शेरगढ़ है, थाना टीलर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये 7 मजदूर यहाँ काम करने के लिए आए हुए थे और ये भूसा ट्रक में भूसा भरने का काम करते थे। इनका मजदूरों का साथियों का कहना है कि लोडर लोडर वाले ने लोडर इधर भूसा के लिए बैक किया तो उसे तिरपाल में ये दिखा नहीं, ये लोग सो रहे थे तो लोडर चढ़ गया। तो लोडर का जो पहिया चढ़ा है वो सर पे चढ़ा है और सर में चोट आने से काफ़ी वहाँ ब्लड भी निकला है और उसकी वहीं स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।